सो वेरी वार्म वेलकम। और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 दिसंबर का द हिंदू एक्सप्लेनेशन, है ना। सो आज का पहला टॉपिक है इसरोज डॉकिंग मिशन स्पेसक्राफ्ट रीच्ड राइट ऑर्बिट। सो इसरो ने इस साल का लास्ट पीएसएलवी लॉन्च किया। नाम है स्पेडएक्स। ओके, नाम है स्पेडएक्स। एंड हाँ, सो ये क्या था हमारा पीएसएलवी C60। सॉरी, पीएसएलवी So PSLV C60 rocket carrying two small satellites, SDX-01 Chaser and a target, SDX-02 Chaser and SDX-02 target. So यहाँ पर 24 पेलोड्स इन्होंने लिफ्ट ऑफ किए थे, ठीक है। और कहाँ से किए? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा 10 PM। ये जो लॉन्च किया गया है यहाँ पर टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स weighing about 220 kg each were launched in 475 km circular orbit, ठीक है। So circular orbit at 475 km for PSLV C60, SDX-01 Chaser, SDX-02 target. Technology for future. SpaceX mission ISRO aims at exhibiting technologies needed for spacecraft rendezvous, docking and undocking. So ये जो वर्ड है rendezvous, docking and undocking, ये क्या होता है? A rendezvous is a space mission maneuver that involves bringing two spacecraft together. The process involves matching the orbital trajectories of the spacecraft and moving one spacecraft close to the other. मतलब कि रेंडेवो एक ऐसा स्पेस मिशन रहता है जहां पर दो अलग ऑब्जेक्ट्स को साथ में ला जाता है जो कि मूव कर रहे होंगे और उन्हें आपस में ला करके फिजिकली ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसे बोला जाता है डॉकिंग। तो डॉकिंग का मतलब होता है दो अलग स्पेसक्राफ्ट्स को साथ में जोड़ दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर the incremental velocity will allow the target spacecraft to build a 10 to 20 किलोमीटर inter-satellite separation। यहाँ पर इनमें 10 से 20 किलोमीटर का सेपरेशन हुआ जब ये लॉन्च किए गए, ठीक है। और इसरो एडेड दैट एट द एंड ऑफ दिस ड्रिफ्ट maneuver target and chaser will be in the same orbit। सो ये दोनों सेम ऑर्बिट में हो जाएंगे जो भी फिलहाल 10-20 किलोमीटर के हैं। और इसे बोला जाएगा फार रेंडेवो। फार रेंडेवो मतलब कि 20 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसको हम फार रेंडेवो के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट अब सवाल उठता है पीएसएलवी क्या है। सो पीएसएलवी इज नथिंग बट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों ही भारत के इसरो ने बनाए हैं, ठीक है। सो द अबव इमेज हियर इज शोइंग पीएसएलवी एंड दिस इज द जीएसएलवी। जब हमें पीएसएलवी क्या करता है, अर्थ की ऑब्जर्वेशन का काम करता है, और जीएसएलवी हमारे लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का काम करता है, ठीक है। सो अगर हमें जरूरत होगी कि हमें कम्युनिकेशन करना है, सो हमारा कम्युनिकेशन रिसीविंग के लिए तो ये रहेगा, वरना हम पीएसएलवी लॉन्च करते हैं। अब पर्पस क्या है? प्राइमरली यूज टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट। सो पीएसएलवी आर इन द पोलर ऑर्बिट, ओके। पेलोड कैपेसिटी इज अप टू 1750 kg एंड ऑर्बिट्स लॉन्चेस सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स। सो यहाँ पर जो ऑर्बिट रहेगा वो सन सिंक्रोनस रहेगा, ठीक है। मतलब कि सूरज के चारों ओर जो है सैटेलाइट घूमेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या होगी? नॉन फॉर इट्स हाई रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव जाने जाते हैं। फर्स्ट पीएसएलवी कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 20 1993। ये डेट आपको याद रहनी चाहिए बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा डायनेमिक हो गया है यूपीएससी का एग्जाम। सो वहां पर इस तरह की डेट पूछी जा सकती है कि फर्स्ट पीएसएलवी कब लॉन्च किया गया था। सो फर्स्ट पीएसएलवी वाज लॉन्च्ड ऑन द डेट सितंबर 20 1993। अब जीएसएलवी की बात करते हैं। सो यहाँ पर हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में या फिर जीटीओ में लॉन्च किए जाते हैं। पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर 1750 के कंपैरिजन में 2500 केजी होती है, मतलब कि प्लस 750 किलो केजी यहाँ पर एक्स्ट्रा पेलोड जा सकता है। ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं जहां पर सैटेलाइट हमें ऐसे लगती है जैसे वो आसमान में एक ही जगह रुकी हुई है। वहीं पर जो पोलर सैटेलाइट होंगी वो हमें लगेगा कि ये मूव कर रही है, बिकॉज वो स्पेस में तो सन के हिसाब से चल रही है, बट
अर्थ के हिसाब से वो हमें स्टेशनरी होनी चाहिए, मतलब अगर हम स्पेस से देखेंगे, मगर वो अर्थ की ऑब्जर्वेटरी के लिए इसीलिए काम आती है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, बट वो वहां पर सिर्फ रोटेट करती है। ठीक है। सो और वो रोटेट करती है किसके अराउंड? अगर समझिए, ये हमारे पास सन है, ये अर्थ है, और ये हमारे पास वो है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। सो ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ऐसे घूमेगी, और ये अर्थ है। सो ये अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, इसीलिए हमारे पास इनका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो जाता है। वहीं पर जो हमारे पास जीएसएलवी होती है, वो अर्थ के स्पीड के साथ साथ चक्कर लगाती रहती है, इसीलिए जीएसएलवी हमें स्टेशनरी नजर आती है। ये ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के काम आती है। ठीक है। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑन द अर्थ। पहली जीएसएलवी कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 18,001। और एडवांस टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस अ मिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेजेस। यहाँ पर दो स्टेज है, सॉलिड और लिक्विड, इंक्लूडिंग एन इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज फॉर हायर एफिशिएंसी। यहाँ पर हायर एफिशिएंसी लाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर क्या एफिशिएंसी थी? यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस थी, बट यहाँ पर हायर एफिशिएंसी के लिए क्रायोजेनिक स्टेज यूज की जाती है। ठीक है। पहली है सॉलिड लिक्विड इंक्लूडिंग इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज फॉर हायर एफिशिएंसी। पीएसएलवी इज मोर सुटेड फॉर लाइटर पेलोड्स। ठीक है। सो अगर वजन कम है तो आप पीएसएलवी को यूज करें, वहीं पर अगर आपके पास वजन ज्यादा है तो जीएसएलवी यूज करेंगे। पीएसएलवी अर्थ ऑब्जर्वेशन में काम आती है, जीएसएलवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से काम आती है। ठीक है। आई होप ये क्लियर रहेगा। हमने यहाँ पे रेंडो कर लिया, और डॉकिंग हो गई, अनडॉकिंग हो गई। अनडॉकिंग वही होता है जो डॉकिंग का रिवर्स है, कि मतलब वहां पर दो बॉडीज को सेपरेट किया जाता है विद इन द स्पेस। सो नेक्स्ट आज हमारा है प्राइवेट मेंबर बिल्स गेट शॉर्ट श्रिफ्ट इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो रिसेंट में क्या हो रहा है कि बहुत ही कम टाइम मिल रहा है। 17 लोकसभा की अगर बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल्स के डिस्कशन को बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। 9 आवर्स स्पेंट इन प्राइवेट मेंबर बिल्स, ओके, while in राज्यसभा इट वाज 27 आवर्स। सो जब टाइम ही इतना कम दे रहे हैं तो आपके पास डेफिनेट बात है कि प्राइवेट मेंबर्स को ज्यादा अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पार्लियामेंट हैज पास्ड ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स टिल डेट, आज तक, और 1970 के बाद एक भी नहीं हुआ। नो प्राइवेट मेंबर बिल, नो प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड सिंस 1970। ठीक है। सो 1970 के बाद से आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद इस चीज को जयराम रमेश, जो कि अपोजिशन के हैं, उन्होंने इस बात को राज्यसभा में उठाया, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये जो इंडिफरेंस है ये डिक्लाइन कर देगा पार्लियामेंट्री टूल को। सो अगर हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट मेंबर बिल्स का जो इफेक्टिवनेस है वो बनी रहे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या काम आते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल्स हमारे देश की जो जरूरी बातें होती हैं, कुछ विशेष कारण होते हैं, या संवेदनशील अगर कोई नियम कानून लाने हैं, तो प्राइवेट मेंबर बिल्स उनको डिस्कस कराते हैं। ठीक है। अभी हम प्राइवेट मेंबर बिल्स को पूरी तरह कवर करेंगे, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बट उससे पहले क्या है, देखिए, दे सर्व एज एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर पॉलिटिकल मैसेजिंग। सो वो एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन 1966, after the sudden death of then Prime Minister Lal Bahadur Shastri, Congress chose Indira Gandhi to replace him. H.V. Kamath, then an MP from the Praja Socialist Party, moved a private member bill to amend the constitution to allow only Lok Sabha members to be eligible to for the post of Prime Minister. So देखिए, उस समय प्राइम मिनिस्टर का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दिया जाए, ऐसा इन्होंने ये जो हमारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एचवी कामत थे, इन्होंने रेज किया था। सो हालांकि वो नहीं लिया गया, वो एक अलग बात है। सो इंदिरा गांधी वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और ये क्यों लिया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थी। सो उन्हें तो डेफिनेट बात है, जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे लोकसभा के थे और इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, उनको डायरेक्ट इन्होंने चुन करके ले आए। सो उस पर सवाल उठाते हुए एच वी कामत ने कहा था, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक बिल बना देना चाहिए जिसके लिए ताकि क्या हो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में सिर्फ लोकसभा से आ सके। ठीक है। सो ये सब चीजें अब हम देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल है क्या। प्राइवेट मेंबर बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट इज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। देखिए, हमारे पास 543
कॉन्स्टिट्यूंसीज, बट क्या हर एक एमपी मिनिस्टर है? जवाब है नो। एवरी एमपी कैन नॉट बी अ मिनिस्टर ना, हर एक को किसी को कैबिनेट में कोई ना कोई रोल तो नहीं दिया जा सकता, हर एक को पोर्टफोलियो तो नहीं प्रदान किया जा सकते। सो इसीलिए प्राइवेट मेंबर बिल एक वो बिल होता है जो किसी एक ऐसे एमपी ने दिया हो जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। और ये बिल्स प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी टू प्रपोज लेजिस्लेशन ऑन इशू दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट। ये कुछ ऐसे चीजें जो उन्हें लगता है अपनी क्षमता से, पार्टी लाइन से हट करके किसी एमपी को लगता है कि हाँ भाई ये हमें जरूरी है हमारे लिए, सो वो अपना बिल प्रेजेंट कर सकता है। इंट्रोडक्शन, एंड एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो यहाँ पर ये सवाल भी खत्म हो गया कि क्या वो सिर्फ लोकसभा में आएगा, नहीं, राज्यसभा में भी आएगा। इंट्रोडक्शन इन बोथ, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। नोटिस पीरियड कितना होता है यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर नोटिस पीरियड रहता है 1 मंथ का, 1 मंथ नोटिस पीरियड, ठीक है। सो नोटिस पीरियड 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा और आपका बिल तभी पार्लियामेंट में लिया जाएगा। दिस बिल्स आर टिपिकली डिस्कस्ड ऑन फ्राइडेज, ठीक है, ऐसा कोई कन्वेंशन बस एक इन्होंने बना दी है कि वो फ्राइडेज में डिस्कस किए जाते हैं, और इसी वजह से वहां पर उन्हें ज्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि फ्राइडे की शाम में क्या रहता है कि सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वापस जाना पड़ता है पार्लियामेंट की सिटिंग में से, है ना। लेटर से पूरा मंडे से अगर फ्राइडे तक चलना है, सैटरडे को उन्हें अपने घर जाना है वापस। सो वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो लास्ट में इनकी बातें रह जाती हैं, इनकी बातें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जो एमपीज जिन्होंने अपने क्वेश्चंस रेज किए थे वो ही चले जाते हैं, वो अपने क्वेश्चन रेज करने ही नहीं आते। So approval क्या हो? The chance of approval of private member bills are generally lower compared to government bills. ठीक है। So इनके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल डज नॉट अफेक्ट द गवर्नमेंट्स पोजीशन और लीड टू इट्स रिजिग्नेशन, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ अ प्राइवेट मेंबर बिल डज नॉट अफेक्ट, तो अगर किसी प्राइवेट मेंबर का अगर बिल आपने रिजेक्ट कर दिया है, सो उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट। Despite their potential to bring about significant legislations, private members' bills rarely get passed. ठीक है, आज तक सिर्फ 14 हुए हैं, है ना। कोई क्या हमारे पास कोई आर्टिकल है? हाँ, आर्टिकल है 117, आर्टिकल 117 क्लोज 3। सो क्या बोलता है ये मैंडेट करता है कि अ बिल और अमेंडमेंट इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर कोई भी खर्चा होना है और कोई ऐसा बिल या अमेंडमेंट है ऑफ इंडिया, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। पहली बात इसमें बोली गई है कि अगर कोई बिल जो कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर एक्सपेंडिचर होने की बात करता है या फिर अमेंड करता है उस चीज को, सो वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन उसको ना मिले। उसके बाद दिस मीन्स इफ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इन्वॉल्व्स सच एक्सपेंडिचर इट नीड्स द प्रेसिडेंट्स असेंट बिफोर इट कैन बी टेबल्ड। सो पार्लियामेंट में टेबल होने से पहले, पार्लियामेंट से पहले पार्लियामेंट से पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट वो असेंट देंगे या रेकमेंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ही वो पार्लियामेंट में बिल आएगा, ठीक है। ये है प्राइवेट एमपी, ये पहले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है असेंट करेंगे और तभी जाकर के वो जो है पार्लियामेंट में टेबल होगा, ठीक है। सो प्रेसिडेंट असेंट के बाद ही पार्लियामेंट में टेबल होगा। आर्टिकल कौन सा है? 117 क्लोज 3, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जैसे प्राइवेट मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं बट गवर्नमेंट पे क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, गवर्नमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, केरला प्लान्स मेगा ड्राइव टू क्लियर प्लास्टिक फ्रॉम वेम्बनाड लेक, ठीक है। सो अल्पुरा डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव चलाई है वेम्बनाड लेक को रिजुविनेट करने के लिए, ठीक है। कैंपेन जो है वो जनवरी से शुरू हो जाएगी और एफर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिजुविनेट और कंजर्व करने के हैं लेक को, जो कि एक ऑलरेडी एक रमजार साइट है, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम इन इंडिया। सो हमारे पास हमारी वेम्बनाड लेक
सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट। कहाँ पड़ती है ये वेम्बनाड लेक का हमारे पास ये डायग्राम है। ये कोची से लेकर के अल्फूजा है ना, ये हमारा पूरा जो एरिया है ये। सो ये हमारी वेम्बनाड लेक है। ठीक है, वेम्बनाड लेक के बारे में अभी हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा देखते हैं। एक केरला में स्टडी हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज रिवील्ड हाईली डिग्रेडेड डिसफंक्शनल एंड डेबिलिटेटेड वेम्बनाड वेटलैंड सिस्टम। तो इस स्टडी ने, जो कि केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज ने की थी, फिशरीज एंड ओशन स्टडीज ने की थी, वहां पर पता चला कि वेम्बनाड लेक बहुत ही डिग्रेड हो चुकी है, डिसफंक्शनल हो चुकी है और डेबिलिटेड कंडीशन में है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। ठीक है, द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द वाटर बॉडी हैज बीन रिड्यूस्ड। सो यहाँ पर इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम हो गई है by 85.3% from 2617.5 million cubic meters in 1990s. The capacity has become only to 384. So 2617.5 in 1993, और देखिए कितना 85% डिग्रेडेशन, 85% डिग्रेडेशन इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और द कैपेसिटी इज रिड्यूस टू 384.66। सो अब कितना हो गया, सिर्फ 384.66 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, मिलियन क्यूबिक मीटर्स। एक चीज आप याद रखिए, जो भी अभी ये व्यू कर रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं और इनको आप प्रिपेयर करते चलेगी, बिकॉज हमारे पास इतना, यूपीएससी वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बाद में दोबारा कर लेंगे या एक बार देख लेंगे फिर दोबारा कभी नोट बना लेंगे। नहीं, वो जो हैंड टू हैंड आपके नोट बन जाएंगे, फिर नहीं बनते, बिकॉज एवरी डे वी विल हैव टू डिस्कस टू मेनी टॉपिक्स। ओके, सो नहीं होता है, फिर रिकॉल कब करेंगे आप, है ना। सो चाहे तो वीडियो पॉज कर लें या किसी तरह जैसा आपको सही लगे जैसे कि। ठीक है, वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्फूजा, कोट्टायम एंड एर्नाकुलम। ठीक है, ये इतने रीजन में पड़ती है। ठीक है, विड्थ कितनी है, 14 किलोमीटर एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट एंड अप्रोक्सीमेटली 96.5 किलोमीटर्स या फिर 60 माइल्स। सो 96 किलोमीटर लॉन्ग एंड एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर एंड 96.5 किलोमीटर। दिस इज द शेप। ओके, सरफेस एरिया है 230 स्क्वायर किलोमीटर, 230 स्क्वायर किलोमीटर। रिवर्स जो इसमें पानी अपना डालती हैं वो कौन कौन सी है, अचिन कोविल, मणिमला, मीनाचिल, मुवत्तुपुझा, सॉरी, पंबा एंड परियाल। सो ये रिवर्स है जिसका पानी इस वेम्बनाड लेक में आता है। आइलैंड्स अगर हम बात करें, पथिरमनल, पेरुम्बलम, पल्लीपुरम एंड कुंबलंगी। सो ये 4 आइलैंड्स भी हैं। रमजार साइट तो ऑलरेडी हमने बात की, रमजार कन्वेंशन 2002 के तहत ये एक रमजार साइट है। वेम्बनाड इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, ये ज्यादातर याद रखिएगा, सेम ही अगर आंसर राइटिंग की जब बात आती है। सो मोस्ट ऑफ द लेक्स आर नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड इज अ पॉपुलर स्पॉट फॉर हाउस बोट क्रूजेस। ये एक पॉइंट यहाँ का स्पेसिफिक है। बर्ड वॉचिंग ज्यादातर रहता है। द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये पूरे देश में सिर्फ यहीं पर होती है ना। सो ये वेम्बनाड लेक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हेल्ड एनुअली इन मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, क्रूशियल रोल इन लोकल इकोसिस्टम इकोनॉमी सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म। सो वेम्बनाड लेक इज इटसेल्फ अ इंपॉर्टेंट लेक। यहाँ पर मैंने जो है 10 हमारे इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात की है। दाल लेक जो जम्मू कश्मीर है, वुलार लेक जो जम्मू कश्मीर में है, चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, वेम्बनाड केरला जो हमने पढ़ी, पुलिकट लेक आंध्रा एंड तमिलनाडु, लोकताक लेक मणिपुर, सांभर लेक राजस्थान में है, नैनीताल उत्तराखंड, हुसैन सागर लेक तेलंगाना एंड पेंगोंग लेक ऑलरेडी हमें पता है, पेंगोंग लद्दाख, है ना। सो ये सभी हमारी नेचुरल ब्यूटी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं और लोकल कल्चर्स, इकोनॉमीज, इकोलॉजीज को बचाने में अपना रोल अदा करती है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मुनम्बम लैंड रो IUML outreaches to Christian priests to prevent communal showdown in Kerala. So केरला में क्या हो रहा है कि ये जो सैयद सदीक अली शाहिब थंगल्स विजिट टू थलसरी
आर्च बिशप्स मार जोसेफ पंपलानी, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है हमारे सैयद सदाक अली, और ये है हमारे पास आर्च बिशप, ओके। ये आपस में मिले हैं, क्यों मिले हैं? क्योंकि IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने विजिट किया है आर्च बिशप को ऑन संडे, ठीक है। बिकॉज वो चाहते हैं कि आपस में जो कम्युनल शोडाउन है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वक्फ लैंड का एक इशू बना हुआ है। अब ये वक्फ लैंड क्या है, हम आज इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इशू एट द मुनम्बम एंड अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, है ना। अर्नाकुलम कहाँ था? वही जो अभी हमने पढ़ा हमारे वेमनाथ लेक के पास। सो ये लोकेशंस हमें ऐसे भी याद रखनी है, एक ही न्यूज में हमने थोड़ा सा आपस में सिंक जरूर रखने की कोशिश करें, अगर जहां जितना पॉसिबल है, ठीक है। मुनम्बम वक्फ लैंड इशू बिकेम अ मेजर सोशल पॉलिटिकल रो इन द स्टेट इन अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, ठीक है। वहां पर क्या हुआ? इशू ब्रेकडाउन ऑफ मुस्लिम क्रिश्चियन रिलेशंस इन द स्टेट, ठीक है। यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने आपस में जो है बनाए रखने की कोशिश की। बोथ लीडर्स ऑफ द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज शेयर द सेम व्यूज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कम्युनल camaraderie इन द करंट सोशो पॉलिटिकल में, ठीक है। सो ये दोनों ही भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब एक इस साल वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ये क्या है? और इस पे हमारे देश में बहुत ज्यादा अभी चर्चा भी चल रही है। सो ये इंडियन पार्लियामेंट में इशू किया गया है अभी, जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। पर्पस क्या है? टू अमेंड द 1995 वक्फ, रीनेम करना चाहते हैं यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। उमीदा, यूडब्ल्यू मीडा टू बेटर रिफ्लेक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स सही से ताकि पता चले कि क्या क्या करना चाहता है। यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, 1995, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? अपडेट्स द डेफिनेशन ऑफ वक्फ एंड रिलेटेड टर्म्स टू इंश्योर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। सो ये वक्फ की डेफिनेशन को थोड़ा क्लैरिटी दे सके, ये कोशिश की जा रही है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? द बिल सीक्स टू स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में एक तरीका बना दिया जाए जिससे कि निर्धारित हो जाए कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर की। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग वक्फ रिकॉर्ड्स टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। देखिए, अगर एक हमारे पास टेक्नोलॉजी का इनपुट किसी भी सिस्टम में हम जोड़ देते हैं तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी डेफिनेटली और इजी मेंटेनेंस हो जाती है। रिपील ऑफ आउटडेटेड लेजिस्लेशन, जो हमारा मुसल्लम वक्फ एक्ट 1923 हुआ करता था, इसको हटाने की बात की जा रही है और इसे आउटडेटेड और मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है, जो कि ये कब का है? ये कॉलोनियल एरा का है। सो कॉलोनियल एरा के एक लेजिस्लेशन को हटाने की कोशिश की जा रही है। द बिल हैज बीन रेफर्ड टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। यहाँ पर इस पे बातें चल रही हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, यहाँ पर एक वक्फ बोर्ड भी बनाया जाएगा। सजेस्ट अ ब्रॉडर कंपोजिशन ऑफ द वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मुस्लिम वुमन एंड नॉन मुस्लिम। तो वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम वुमेन्स, इन दोनों का इंक्लूजन भी बोला गया। प्री के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये स्टेटमेंट्स, क्योंकि कई बार होता है कि हमने एक जगह से पढ़ लिया, दूसरी जगह पे कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई जो हम वहां पर आउट ऑफ द ऑप्शन सब सिलेक्ट नहीं कर पाते। सो यहाँ पर ये इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि मुस्लिम वुमन एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स विल बी एंटरटेन इन द वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स, ठीक है। सर्वे किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन की जाएगी। द बिल ग्रांट्स द कलेक्टर, सो यहाँ पर एक कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि जिसकी रैंक डिप्टी कलेक्टर से नीचे की ना हो, उसे अथॉरिटी दी जा रही है टू कंडक्ट सर्वेज एंड ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक चीज और बोलेगी, इसको एक ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म ला जाए, ताकि अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया है कोई चीज को कि ये वक्फ बोर्ड है या नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी है नहीं है, उसके बाद भी वहां पर हाई कोर्ट में जाया जा सके, ठीक है। डिजिटलाइजेशन किया जाना है। द बिल एम्स टू स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू अ सेंट्रल पोर्टल एंड डाटाबेस, ठीक है। एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा, डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा, जैसे हमने यहाँ देखा ना और टेक्नोलॉजी का यूज, वो यहीं पर वो इसका मतलब यही है, ये, ठीक है। The bill has sparked significant debate, opposition from various religious and community leaders who have raised concerns about its potential impact on religious and charitable institutions, ठीक है। सो यहाँ पर सवाल तो उठते ही हैं जब भी कोई धर्म के रिलेटेड चीजें उठकर आती हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल मेथड्स लाइक AI बेस्ड वॉरफेयर अ बिग चैलेंज इज राजनाथ।
सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एआई बेस्ड वॉरफेयर के ऊपर जो हमारी अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं उनकी थोड़ी सी कोशिश की है एड्रेस करने की, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की, और कैसे की है वो भी हम देखेंगे। इन्होंने बोला कि ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वॉर कॉलेज इन माओ कंटोनमेंट इन मध्य प्रदेश सिंह said in India's exports have crossed record 21,000 करोड़ from 2,000 करोड़ 10 years ago, है ना। सो आज हमारे एक्सपोर्ट जो है 21,000 करोड़ के हो चुके हैं, ठीक है, और इसे हम 50,000 करोड़ का 2029 तक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 2,000 टू 21,000 इन 2024, और इसको 50,000 बाय 2029। सो अगले 5 साल में इसे 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसमें एक हमारे पास इन्होंने बोला है कि हम क्या ऐसा करें, तो ही अपील टू ऑफिसर्स टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग इंटीग्रेशन थ्रू ट्रेनिंग इन एरियाज सच एज वेपन ट्रेनिंग। सो वेपन ट्रेनिंग की जा रही है जहां पर स्कूल्स में, वहां पर एआई और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है एमसीटीई में वो भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हम वेपन ट्रेनिंग जो कराएं इन्फेंट्री स्कूल्स में, या फिर एआई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कराएं मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में, एमसीटीई, ठीक है। उसके अलावा लीडरशिप, जूनियर एंड सीनियर कमांड ऑफ एडब्ल्यूसी, यहाँ सब जगह में ट्रेनिंग कराई जाए अलग तरह से, ठीक है। अब बात आती है इंडियाज एक्सपोर्ट की। सो रिकॉर्ड ग्रोथ वाइज जैसे हमने देखा, ठीक है। फ्यूचर टारगेट क्या है, हमारे पास 50,000 करोड़ के हैं। ग्लोबल रीच, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज एनहांसिंग इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चर। अच्छा याद रखिए, जो ये नोट्स हैं ये बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं और प्रिपेयर किए गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत इनमें लगती है। सो ये डेफिनेटली आपके आंसर राइटिंग में एक बेटर हैंड आपको देंगे। सो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके आप अपने इनके नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज विदाउट नोट्स आपको ये बातें पता तो सबको होती है, बट वहां पर इन हैंड जब लिखने की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका हाथ जो है डगमगा जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एम्फेसाइजिंग इज प्लेस्ड ऑन मास्टरिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर, साइबर अटैक्स एंड स्पेस वॉरफेयर। सो ये सब चीजें क्या है अभी हम पढ़ेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग में एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग की जाए, इंटीग्रेट किया जाए आर्म्ड सर्विसेज में, अ क्रूशियल अचीविंग दिस टारगेट्स, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड द रोल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स इन प्रिपेयरिंग सोल्जर फॉर फ्यूचर चेंजेस। सो डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड प्रिपेयरिंग सोल्जर्स फॉर फ्यूचर चेंजेस। ये आप आंसर राइटिंग की शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनकन्वेंशनल एआई बेस्ड वॉरफेयर होती क्या है, रेफर्स टू द यूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज इन मिलिट्री ऑपरेशंस टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, ठीक है। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अनकन्वेंशनल एआई बेस्ड वॉरफेयर रेफर्स टू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इन मिलिट्री ऑपरेशंस टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अब यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एक होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की यूजिंग एआई टू गैदर, एनालाइज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू मिसलीड और डिसरप्ट एनिमी ऑपरेशंस, ठीक है। आप इस तरह से जो है डेटा या गैदर कीजिए, एनालाइज कीजिए, डिसेमिनेट कीजिए, इंफॉर्मेशन फैलाइए, ताकि आपका जो एनिमी है उनको मिसलीड किया जा सके या उनका जो मिशन है उसे डिसरप्ट किया जा सके। एक कंसेप्ट है साइबर वॉरफेयर। ये क्या होता है, एम्प्लॉइंग एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स टू इन्फिल्ट्रेट एंड डैमेज एनिमी नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो साइबर वॉरफेयर कुछ नहीं है, आपका एआई टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि आप साइबर अटैक करके वहां के एनिमी की जो नेटवर्क सिस्टम है उसे इन्फिल्ट्रेट या डैमेज कर सके, या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। जैसे उनका कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो उसको आप कोई नुकसान पहुंचा सके। ऑटोनोमस सिस्टम्स, डेवलपिंग एआई पावर ड्रोन्स, ठीक है। सो ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होते हैं, ये जो आजकल ड्रोन चल रहे हैं, रोबोट चल रहे हैं, अदर ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, इनको सर्वेलेंस और कॉम्बैट में यूज किया जा सके ऑटोनोमस तरीके से, और एआई का इस्तेमाल किया जाए। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है, यूजिंग एआई टू प्रेडिक्ट एनिमी मूवमेंट्स, है ना। अब हम एआई के दौर में तो हमारे पास वॉरफेयर भी एआई बेस्ड ही होनी चाहिए, लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करके। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, implementing AI to jam, spoof और intercept enemy communication and signals। So AI का इस्तेमाल करके आप उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है कुछ तब्दीलियां जो उनके हित की ना हो आप ला सकें, ठीक है। सो AI based warfare along with other unconventional methods like cyber attacks, space warfare poses significant challenges in today's rapidly evolving security landscape।
ये डेफिनेटली आपका आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या है आज के चैलेंजेस, वो है टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या क्या है, साइबर अटैक्स, स्पेस वॉरफेयर या फिर एआई बेस्ड वॉरफेयर, ठीक है। आर्मी इंस्टॉल शिवाजी स्टैच्यू एट पेंगोंग लेक बैंक। तो यहाँ पर एक मराठा यूनिट थी जो कि पेंगोंग लेक में पोस्टेड थी, तो उन्होंने ये आर्मी में आर्मी ने क्या किया, वहां पर शिवाजी की एक पोस्ट लगा दी। वहां पर लोकल कम्युनिटीज का कहना यह है कि यहाँ पर शिवाजी का क्या काम है ना। सो उनका ये सवाल है, और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके लिए आर्मी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो ऐसा ना हो कि वो समझे कि हमें इंडियंस का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, है ना। ठीक है। सो द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी was inaugurated on the banks of Pangong Lake at an altitude of 14,300 feet. The Leh-based 14 Corps said on X on Saturday. ठीक है। सो ये दूसरी बात ये क्या है, ये चुशूल एरिया की बात हो रही है। तो चुशूल इज अ विलेज लोकेटेड इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए जो चुशूल की, इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4350 मीटर्स या फिर 14,270 फीट, ठीक है। तो चुशूल गांव है जो कि इतनी हाइट पर है, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस इन इंडिया, इज लोकेटेड इन दुर्बुक तहसील। इट इज इन द दुर्बुक तहसील और दुर्बुक सब डिस्ट्रिक्ट, ओके, साउथ ऑफ पेंगोंग लेक। तो पेंगोंग लेक से नीचे चुशूल, ठीक है, वेस्ट ऑफ इस्पंगूर लेक, ठीक है, इस्पंगूर लेक के वेस्टर्न पार्ट में। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रही है चुशूल की, इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन द बैटल ऑफ चुशूल। सो एक बैटल ऑफ चुशूल हुई थी, डोगरा टिबेटन वॉर 1842, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ चुशूल में सितंबर 1842 में स्टेब्लिश हुई बॉर्डर नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। सो चुशूल रीजन में पीस स्टेब्लिश हुई विद दिस ट्रीटी ऑफ चुशूल से, ठीक है, 1842। एलएसी, the LAC with China runs about 5 miles east of Chushul across the Chushul Valley, ठीक है। सो चुशूल वैली के 5 माइल ईस्ट तक हमारे पास LAC लाइन है। पॉपुलेशन यहाँ पर सिर्फ 949 लिविंग है, जहां पर सिर्फ 148 हाउस होल्ड है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये नंबर याद रख लेना, 949 पीपल, 148 हाउस होल्ड, 2011 सेंसस। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों, मगर प्रीलिम्स में इन सब के बिना बहुत मुश्किल होता है। देखिए हमारी अप्रोच आपके लिए प्री प्लस मेंस की है, ठीक है। हम आपको आंसर भी प्रिपेयर करके दे रहे हैं, मगर वहां पर हम आपको प्री के लिए तैयार भी कर रहे हैं, है ना। प्री कब है भाई बताओ, प्री है 28 मई, तैयार रहिए, है ना, ज्यादा दिन नहीं बच गए। ठीक है। चुशूल इज अ रिमोट विलेज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स, कोल्ड डेजर्ट, ऑफरिंग सीनिक ब्यूटी एंड अ ग्लिम्स इनटू द रगेड टेरेन ऑफ लद्दाख। सो ये लद्दाख की रगेड टेरेन को दिखाता है, ठीक है। नियर पेंगोंग लेक देर आर सेवरल लोकल कम्युनिटीज। अगर बात करें लोकल कम्युनिटीज कौन कौन सी है, एक है फोब्रांग, एक है लुकुंग, एक है उरुंग। सो ये सब कहाँ है, ये पेंगोंग लेक के आसपास है, ठीक है। फोब्रांग, लुकुंग, उरुंग, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। सेंटरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एआईपी टॉर्पीडोज। एआईपी क्या होता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल्स, ठीक है। सो टॉर्पीडोज फॉर सबमरीन्स। So Air Independent Propulsion Module, the AIP module, also developed by DRDO, allows conventional submarines to remain submerged for longer duration by generating hydrogen on board, ठीक है। सो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की वजह से सबमरीन जो है ज्यादा लंबे समय तक हमारी समुद्र की सतह के अंदर ही रह सकती है, ठीक है, समुद्र की सतह के पास रह सकती है। दिस टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली एनहांसेस द एंड्योरेंस एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटी। स्टेल्थ कैपेबिलिटी मतलब कि हमारा, हमें दूसरे से एक दूसरे की नजरों में हम ना आ सकें, ठीक है, ऐसी कैपेबिलिटी हमारी सबमरीन्स को देती है। द इंटीग्रेशन ऑफ एआईपी मॉड्यूल इज बीइंग कैरिड आउट बाय मैज़गॉन डॉक इन मुंबई। सो कौन सी कंपनी है अगर बात की जाए तो वो है मैज़गॉन डॉक, है ना। These advancements are part of India's broader initiative to achieve self-reliance in defense technology and enhance the operation capabilities in its naval forces. खैर उसके अलावा क्या है, एक चीज है EHTW, है ना, EHTW, ये क्या होती है EHTW, ये भी डेवलप की जा रही है डीआरडीओ की तरफ से।
developed by the DRDO organization is designed to enhance the firework capabilities of India submarines. ठीक है, सो इंडियन सबमरीन्स की फायरिंग कैपेबिलिटी को, फायर पावर कैपेबिलिटी को जो है ये एनहांस करेगा। ठीक है, इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द इंडियन नेवी, डीआरडीओ एंड फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप वन। ठीक है, सो नेवल ग्रुप, सॉरी, इट इज ओनली नेवल ग्रुप। सो तीन कंपनियां EHTW टेक्नोलॉजी जो है EHWT को कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है इंडियन नेवी, तीन इंस्टीट्यूशन है, इंडियन नेवी, फिर है डीआरडीओ, फिर है फ्रेंच नेवल ग्रुप। ये तीनों मिलकर के EHWT टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं ताकि हमारी फायर पावर को एनहांस किया जा सके। क्या करना है उन्हें? फायर पावर एनहांसमेंट। ये डेफिनेटली एक प्री के लिए जरूरी है और आंसर राइटिंग में भी काम है। ठीक है, ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। AIP मॉड्यूल है हमारे पास, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। EHWT हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पेडो, इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पेडो। यह टेक्नोलॉजी को बिल्कुल गलती से भी भूल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चांसेस रहती है कि इस तरह की हमारे पास सवाल आए। ठीक है, अब अगला है हमारे पास, नासा's probe flies closer to the sun than any spacecraft। सो नासा के पास एक नासा ने एक पार्कर सोलर प्रोब जो है लॉन्च किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन एम टू स्टडिंग द सन अप क्लोज। ठीक है, तो सूरज को जितना हो सके अपने पास जाकर के ये स्टडी करेगा। लॉन्च डेट कब की है? 12 अगस्त 2018। ठीक है, 12 अगस्त 2018। ये क्या कर रहा है? देखो, ये सेटेलाइट है सेम। ठीक है, सो ये सूरज के चक्कर लगा रही है और उसको स्टडी कर रही है, जितना हो सके उतने पास जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इसके पास क्लोजेस्ट अप्रोच आई है 24 दिसंबर को। ठीक है, और ये कितनी थी? सन कमिंग विद इन अबाउट 6.1 मिलियन किलोमीटर, 3.8 मिलियन माइल्स ऑफ द सन सरफेस। ठीक है, स्पीड की अगर बात करी जाए तो ये है 4,30,000 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड है फिलहाल। और हीट शील्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इस पास हीट शील्ड है अप टू 1377 डिग्री सेल्सियस। और ये अभी तक इसने कितना अटेन किया है? अगर हम बात करें कि कितना टेम्परेचर ऑलरेडी झेल चुकी है, सो वेट अ मिनट, हाँ, सो अभी तक इसने 930 डिग्री सेल्सियस अब तक इसने जो है अपने क्लोजेस्ट अप्रोच पर देख चुका है। ठीक है, मिशन के गोल्स क्या हैं? द प्राइमरी गोल्स ऑफ द मिशन आर टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, द कोरोना। सो आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना। ठीक है, इसको स्टडी करना है एंड अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स ऑफ सोलर विंड, इन्वेस्टिगेट व्हाई द कोरोना इज हॉटर देन द सन सरफेस। ठीक है, व्हाई कोरोना इज हॉटर देन सन्स सरफेस। ठीक है, सो सन की सरफेस से ज्यादा गर्म क्यों है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, द प्रोब कैरीज सेवरल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द फील्ड्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द फील्ड्स एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पर क्या है? द प्रोब कैरीज सेवरल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द फील्ड एक्सपेरिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, ISOS। ठीक है, फिर वाइड फील्ड इमेज फॉर सोलर प्रोब, विस्पर, एंड देन सोलर विंड इलेक्ट्रॉनिक अल्फाज एंड प्रोटॉन, स्वीप। सो ये फील्ड्स, उसके बाद ISOIS, उसके बाद विस्पर और स्वीप, ये चारों ही चीजें हमारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोब में लगे हुए हैं। ठीक है, ये चार इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इस टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। The Parker Solar Probe is providing unprecedented data that will help scientists better understand the sun and its effect on Earth. It's an exciting mission that's pushing the boundaries of the space experiment, space exploration. Sorry, ठीक है, सो ये था इसमें। बाकी लॉन्च डेट कब की थी? 12 अगस्त 2018। ठीक है,
करेंसी कंसर्न्स आ रहे हैं, है ना। करेंसी कंसर्न्स क्या है, करेंसी कंसर्न्स हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। द रुपीज रैपिड स्टम्बल पोजेज अ फ्रेश चैलेंज फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। आरबीआई ने बहुत कोशिश की है, और इनफैक्ट ये एक हफ्ते पहले 85 को लो किया हमारा रुपी अगेंस्ट द डॉलर, और उसके बाद ये 86 के मार्क के पास आ गया था, टू बी स्पेसिफिक 85, सॉरी 85 80, ठीक है, आ चुका था। उसके बाद आरबीआई ने जैसे ही रोल प्ले किया, तो ये 85, सॉरी यार ये, हाँ, सो आरबीआई ने जैसे अपना इसमें स्टांस लिया, सो 85.53 पर इंट्राडे में हमारा सेटल हुआ, ठीक है। सो जुलाई सितंबर क्वार्टर जो है कई सारे कारण हुए। एक तो चाइना का स्टिमुलस हुआ, दूसरा जुलाई सितंबर क्वार्टर जो है हमारे पास जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आए वो सब बहुत बेकार आए, ठीक है। यूएस में अभी जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जहाँ पर जो ये हमारे ट्रम्प जीत चुके हैं। सो वहां पर उन्होंने अपना ही अलग ही, वो तो पता ही है कि वो अपने देश के लिए ज्यादा करते हैं, है ना। फिर ब्रिक्स नेशंस फॉर कॉमन करेंसी प्लान टू चैलेंज द डोमिनेट ऑफ द यूएस डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड। यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है इनको, मगर मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो देखिए, मेनली अभी क्यों गिर रहा है पैसा, हाई डॉलर डिमांड है, ठीक है। जो इंपोर्टर्स हैं वो भी, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी, वो सब के सब रुपये के बदले डॉलर की तरफ जा रहे हैं। एफआईआई इन्वेस्टर्स जो है सेल कर रहे हैं, एफआईआई हमारे देश में से बाहर जा रहे हैं। ग्लोबल स्ट्रेंथ जो डॉलर की है वो बढ़ रही है ना। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूअर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट्स एंड पोटेंशियल प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार फेड रेट कट्स जो है इस तरह से होंगे कि वो सिर्फ डॉलर को स्ट्रेंथ करें। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिया का, और ये भी एक कारण है, एक जियो पोलिटिकल टेंशन से, है ना। जिंदगी में बहुत टेंशन है, दैट टेंशन इज जस्ट किलिंग मी, है ना। ये सेल सेल तो हो गए एफआईआई, है ना। सो जियो पोलिटिकल टेंशन है, ऑनगोइंग जियो पोलिटिकल टेंशन जैसे कि रशिया यूक्रेन, यूएस चाइना, है ना, have created uncertainty in global markets, leading investors to seek safer assets like the US dollar, ठीक है। एक तो इन्होंने अपने बॉन्ड यील्ड्स बढ़ा दिए हैं, है ना, किन्होंने, यूएस बॉन्ड यील्ड्स। सो आदमी क्या सोचता है कि अपने सेफ जगह पर डिपॉजिट किया जाए, है ना, सेफ डिपॉजिट हेवंस। सो इसीलिए एफआईआई ने सेलिंग करके क्या किया, बॉन्ड मार्केट में घुस गए, ठीक है। बॉन्ड मार्केट में घुस गए और उन्होंने यूएस बॉन्ड जो है ज्यादा खरीद लिए कंपेरेटिव टू द इंडियन मार्केट। सो यूपीआई डुओपोली राइज एंड मार्केट वल्नरेबिलिटीज, तो ठीक है, तो यूपीआई की डुओपोली क्या है ये, देखिए, अगर आज बात की जाए तो आज के समय पर हर 10 में से 8 डिजिटल पेमेंट्स जो है डिजिटल मोड, मतलब पेमेंट जो है डिजिटल हो रही है, ठीक है। सो और हमने कितना वैल्यू टच कर लिया, 20.60 लाख करोड़, जो कि अगस्त में थी, ठीक है। सिर्फ अगस्त महीने में इतने रुपए का हमने यूपीआई का जो है ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट जो है वो तो बढ़ा ही है, ठीक है, मगर वो तो सभी आते हैं, कोई बोलता है कि इसको ये कमियां हैं इसमें, ये है या वो है, मगर फायदा तो हुआ। खैर, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज यूपीआई पेनिट्रेशन रिमेन्स 30% ऑफ द पॉपुलेशन। अभी तक जो यूपीआई है, यूपीआई का पेनिट्रेशन कितना हो चुका है, 30% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 30% ऑफ पॉपुलेशन पेनिट्रेशन हो चुका है, मतलब कि अभी 70% लोग बिना यूपीआई के ट्रांजेक्शन ही अपना काम चला रहे हैं। जो अगर ये शिफ्ट हो जाएगा, सोचिए कि कितना ज्यादा होगा, है ना। Major hindrance is the extreme market concentration of two third party app providers, TPAP। ये TPAP क्या होते हैं, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स कौन कौन है ये? जैसे कि गूगल पे या फिर जी पे, है ना, और फोन पे। पेटीएम तो बहुत ही नॉमिनल आज रह गया है, कितना है उनका शेयर, देखिए, अगर बात की जाए तो 85% तो गूगल पे और फोन पे है। वहीं पर, सॉरी ये फोन पे, बिकॉज आई डोंट यूज फोन पे, सो
ठीक है, फोन पे, पेटीएम। सो इन दोनों का मिलाकर के 85% आज के टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सिर्फ 7.2% पे है। सो ये क्या करता है, कंपटीशन को एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो कि इसीलिए कंसर्न बना हुआ है हमारे देश में। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ डुओपोली स्पेशली अ फॉरेन ओन्ड वन एट अ रिलेटिवली अर्ली स्टेज इन द यूपीआई इकोसिस्टम क्रिएट्स थ्री मेजर रिस्क। द फर्स्ट, तो यहाँ पर रिस्क क्या है डुओपोली की? डुओपोली मतलब कि किसी दो की ही चलना। डुओपोली के रिस्क क्या है ना, गूगल पे और फोन पे, ये दो ही चला रहे हैं। सो रिस्क क्या है? पहला है कि फर्स्ट इंक्रीज द सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी। हाई मार्केट कंसंट्रेशन इन द पेमेंट्स स्पेयर कैन लीड टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मान लीजिए अगर एक समय पर गूगल पे फेल हो गया, सो एक ही समय पर कितने पेमेंट्स होंगे जो नहीं हो पाएंगे। सो ये मार्केट फेलियर में जो है लीड कर देगा। ठीक है, उसके अलावा सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेक इन द सर्विसेज कैन हैव रिपल इफेक्ट्स। ठीक है, अगर एक जगह से पेमेंट रुके तो हो सकता है कि लोग सोचे कि यार ये तो बाकी भी ऐसे ही है, तो वहां से भी हट जाए, रिपल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, given that 8 out of the 10 transactions carried out are UPI in a month take place on these either PhonePe or Google Pay, these two apps have effectively become such single points of failure. ठीक है, it is essential to develop fail safes and backup mechanisms to ensure systems continues to function smoothly. So किसी सिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक बैकअप भी जरूरी होता है। ठीक है, क्या, अब हम देखते हैं कि यूपीआई के शुरुआत कैसे हुई या फिर क्या आज के टाइम पर इसकी चल रही है। यूपीआई हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप। मैसिव ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन अक्टूबर 2024, 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ 23.49 लाख करोड़। सो यहाँ पर जो है 20 लाख करोड़ वॉज इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि अक्टूबर में बढ़ गया। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ 92 करोड़ थे 2017 में, वो अब कितने हो गए 8375 करोड़, जो कि कैगर बनता है 147% का। बहुत बड़ा ये चेंज है। सो 92 से 8375 करोड़ सिर्फ 5 साल में, और 147% का कैगर। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स, the UPI transactions has increased from 1 lakh crore in FY to 139 lakh crore in FY 22-23 with a CAGR of 168%। ठीक है, अगर हम बात करें वैल्यू की तो इतनी है, वैल्यू में इतना टर्म्स का जो है कैगर मिलता है, और अगर बात करें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, सो उसमें हमें 147% मिलता है। ठीक है, सो ये वैल्यू है, मतलब कि मुद्रा कितना लगा, कितना पैसा लगा, और ये है नंबर्स कि कितने पेमेंट्स किए गए। ठीक है, डोमिनेंस इन डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, यूपीआई अकाउंटेड फॉर 62% डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, 62% जो ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई के डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हुए। ग्लोबल रिकग्निशन, यूपीआई हैज गेन्ड इंटरनेशनल acclaim, countries like Singapore and UAE adopting UPI based systems for cross border transactions। ठीक है, सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में यूएई सिंगापुर जैसे देशों ने जो है अभी भागीदारी निभाई है यूपीआई के थ्रू। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी यहाँ पर है। कैसे? यूपीआई हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एनेबलिंग मिलियंस ऑफ प्रीवियसली अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब आज के टाइम पर आप सब्जी मंडी में भी जाएंगे तो हर एक दुकानदार के पास यूपीआई, गूगल पे, जी पे या फिर फोन पे कोई ना कोई रहता ही है। कॉस्ट एफिशिएंसी भी है इसमें। कैसे? आइदर फ्री टू हैव मिनिमल चार्जेस मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स मोर अफोर्डेबल। ठीक है, कोई ऐसा हमें चार्ज नहीं मिलता, मगर यहाँ पर दिक्कत है क्या है, साइबर फ्रॉड हो सकता है, ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है हर दिन, है ना, इंटरनेट की डिपेंडेंसी है हमारे पास, डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है, कस्टमर सपोर्ट एक बड़ा कंसर्न बन जाता है, अगर नहीं है तो फिर जो है कोई भी इंसान नहीं जाना चाहेगा यूपीआई पेमेंट पे। और मार्केट डोमिनेंस, जो कि अभी हमने देखा डुओपोली जैसे फोन पे और गूगल पे इनकी चल रही है। तो एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स विल बी क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग अ मोर रोबस्ट एंड इंक्लूसिव डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। मैं फिर से वही बोलूंगा, ये जो हमने यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर किए हैं बहुत ही क्रिस्प हैं और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं और वर्केबल हैं। सो इनको आप कोशिश कीजिए जितना हो सके पढ़िए और प्रिपेयर कीजिए। हो सके तो आंसर राइटिंग बाद में के बदले अभी कीजिए। चाहे अगर ये आज मैं 13 टॉपिक करने वाला हूँ तो उसमें से 5 कीजिए, मगर कीजिए जरूर। बिकॉज बिना आंसर राइट किए आप इस पे गेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ नॉलेज को सुन लेने से नॉलेज आ नहीं जाती है ना, नॉलेज को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है,
वुमेन इलेक्टर्स टर्नड आउट मोर देन मेन इन लोकसभा पोल्स। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी बात है जो कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में देखी गई है कि वुमेन ने जितना पोलिंग की है वो मैन के कंपैरिजन में ज्यादा है। बट इसके अपने एक कारण भी हैं। कैसा है कि आउट माइग्रेशन seems a possible reason for lower male turnout in the state elections like Bihar. Establishing this fact might require more granular data processing and beyond the scope of this article। ठीक है, सो वो एक अलग बात है। अच्छा, ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां पर अब ज्यादा किए गए हैं वोट, जैसे कि बिहार हो गया है ना, वहां पर उत्तराखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टेट्स हैड हायर फीमेल वोटर टर्नआउट। ठीक है, वहीं पर ये देखिए, ये है लेस फीमेल इलेक्टर्स मोर फीमेल वोटर्स, जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर वोटर्स तो फीमेल है कम, मतलब इलेक्टर्स जो इलेक्ट होने के लिए आ रही है वो कम है, मगर फिर भी फीमेल ज्यादा आ रही है। वहीं पर केरला और तमिलनाडु और आंध्रा में मोर फीमेल इलेक्टर्स हैं, मोर फीमेल वोटर्स हैं। ठीक है, फिर ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लेस फीमेल इलेक्टर्स है मगर लेस ही फीमेल का वोटिंग है, वो है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। मोर फीमेल इलेक्टर्स, लेस फीमेल वोटर्स, ऐसे कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई इलेक्टर्स की और वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज इंक्रीजिंग। बट अब एक बात आती है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। ये जो इलेक्टर की बात की जा रही है वो क्या है? द वुमेन रिजर्वेशन बिल, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 128th Amendment Bill 2023, reserves one third of all seats in the Lok Sabha state legislative assemblies and the legislative assembly of the National Capital Territory of Delhi for women। ठीक है, सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, चाहे लोकसभा की बात की जाए या फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात की जाए, वहां पर वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिजर्व किया जाएगा, वन थर्ड सीट्स जो है उनको दी जाएंगी। और ये स्टेप हमारा नेक्स्ट सेंसस जो कि 2026 के बाद होना है, उसके बाद ही हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, जब हमारी डिलिमिटेशन भी होनी है दोबारा, है ना। अब तक देश में कितनी डिलिमिटेशन हो चुकी है? 4 बार। पहली 1952, दूसरी 63, तीसरी 73 और चौथी थी 2002 की आखिरी, है ना। उसके बाद से हमने फिक्स कर दिया है कि 2026 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन दोबारा करेंगे। So bill aims to enhance women's representation in political decision making bodies and promote gender equality in the political sphere। ठीक है, सो बिल की क्या कोशिश रहेगी कि जो ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन है डिसीजन मेकिंग बॉडी में बढ़े, प्रमोट करा जाए जेंडर इक्वालिटी को इन पॉलिटिकल स्फीयर। सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग जेंडर गैप, सो जेंडर गैप को कम किया जाएगा इसके द्वारा इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इंश्योरिंग मोर इंक्लूसिव गवर्नेंस। मद्रास वॉज द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट वुमेन सफ्रेज इन 1991। सो हमारे देश में पहला कौन सा प्रदेश था जहां पर वोटिंग जो है वुमेन्स को दी गई थी? वो थी 1921 में। बट वहां पर एक शर्त थी कि मैन और वुमेन सिर्फ वो दे सकेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। तो डेफिनेट बात है कि 1921 वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, है ना। सो उस समय जो औरतें जिनके पास जमीनें थी या आदमी जिनके पास जमीनें थी उनको अधिकार दिए गए थे वोटिंग के। इन 1950 यूनिवर्सल सफरेज ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू ऑल। दिस इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल 326। सो अंडर आर्टिकल 326 आज के समय पर हम वोट कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा जो है हमारे अपर और लोअर हाउस होते हैं, रेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग वुमेन वाज इन 1962 वर 46%। ठीक है, so rates of participation among women and rose to a high in that was 58%। ठीक है, तो 46% से वुमेन जो है 50% बढ़ गई थी अगर बात की जाए लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शंस की बात की जाए। ठीक है, फिर मेल टर्नआउट ड्यूरिंग द सेम पीरियड वाज 63 and 68। so males were already in the bigger side of participation on India's obligation towards the रोहिंग्या। ठीक है, सो ये रोहिंग्या का क्या इंडिया पे कोई ऑब्लिगेशन है? ठीक है, और सो रिसेंट स्टडी एग्जामिनिंग द plight of Rohingyas refugees detained in India conducted jointly by आजादी प्रोजेक्ट। ठीक है, सो आजादी प्रोजेक्ट ने एक ये जो है स्टडी की है। Refugees International has highlighted the gross violation of constitutional and human rights। सो इनकी स्टडी में पाया गया कि हमारे देश में जो रोहिंग्या असाइलम में रह रहे हैं, मतलब कि असाइलम में नहीं, डिटेंशन कैंप्स में जो रह रहे हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है।
फेलियर टू अपहोल्ड इट्स ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज। सो ये इंडिया के ऊपर एक सवाल उठ रहा है। एज इंडिया इज नाइदर अ सिग्नेटरी टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन नॉर पार्टी टू की इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, इट मेंटेन्स दैट इट बियर्स नो लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड असाइलम और adhere to the principle of non-refoulement। ठीक है। The report highlights that civil society organizations working on behalf of the Rohingya refugees in India are starved of funding as most foreign contributions FCRA licenses that allowed to the receipts of foreign fundings have been revoked। ठीक है। सो क्योंकि बाहर से जो फंडिंग आया करती थी इनके सर्वाइवल के लिए, उनको अब देश की सरकार ने नियम ला करके बंद कर दिया। ठीक है। So detention and deportation. Many Rohingya refugees in India are detained under the Foreigners Act 1946, ठीक है, and Passport Act 1967। सो ये दो एक्ट हैं जिनके तहत हमारे पास डिटेंशन किया जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। पहला है फॉरेनर्स एक्ट, और दूसरा है हमारे पास पासपोर्ट एक्ट, ये हमारा है 1967 का और ये हमारा है 1946 का। ठीक है, ये डेट्स भूलनी नहीं है। फॉरेनर्स एक्ट है 1946 और पासपोर्ट एक्ट है 1967। ठीक है, एक तरह से समझो पहले विदेश की बात की जा रही है, उसके बाद पासपोर्ट मिल रहा है ना। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं। लिविंग कंडीशंस। द लिविंग कंडीशंस इन डिटेंशन कैंप्स आर डायर। ठीक है, बहुत बुरी है। ओवर क्राउडिंग हो रही है, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज है, पुअर हाइजीन है। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। सो जहाँ ये जो कन्वेंशन की बात की जा रही है ना, रेफ्यूजी कन्वेंशन की, ये कब का है? 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, which means it does not have a legal obligation or to provide asylum. It is bound by principle of non-refoulement under customary international law, but फिर भी इंडिया के पास एक बाउंडेशन है कि उसे नॉन रिफॉल्वमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर हो रही है। रिपोर्ट्स इंडिकेट द ग्रॉस वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग आर्बिट्ररी एंड इंडेफिनिट डिटेंशन। पॉलिटिकल टेंशन इससे उभर के आ रही है। कैसी? रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैज बिकम अ पॉलिटिकल टॉपिक। हमारे देश में आए दिन हम सुनते हैं रोहिंग्या के बारे में, है ना। ये इतने लोग आ गए, उतने लोग आ गए। अच्छा, ये हैं कितने पता है? हमारे देश में ज्यादा नहीं है। इन टोटल तो ये 2.8 मिलियंस में है। ठीक है, रोहिंग्या जो कि म्यांमार के हैं। कहाँ के हैं? म्यांमार के। मगर हमारे देश में 22,500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज पाए गए हैं यूएनएचसीआर के डेटा के हिसाब से। यूएनएचसीआर के डेटा के हिसाब से हमारे पास कितने हैं? 22,500 रिसाइड इन इंडिया। ठीक। सो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, इंडियन फर्म्स रेज रिकॉर्ड फंड्स थ्रू बॉन्ड्स इन 2024। ठीक है, सो ये क्या है? हमारे जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं उनके थ्रू हमारे कॉरपोरेट्स ने बहुत ज्यादा पैसा 2024 में जो है रेज किया। कितना? 124.81 बिलियन थ्रू द सेल्स ऑफ बॉन्ड्स टिल दिसंबर 27। तो 27 दिसंबर तक इतना, जो कि 9% का जंप है 2023 के कंपेरिजन में। Fundraising has seen a boost with corporates seeing a need to diversify, bank lending seeing some moderation with slower deposit growth। ठीक है, सो डिपॉजिट्स तो क्योंकि कम आ रहे हैं तो बैंक में लैंड करने से कोई फायदा नहीं है। इसी बदले से वो क्या कर रहे हैं? वो रेज कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार के पास ही पैसा कम है। सो वो मतलब पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं। अच्छा, बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं? ठीक है, सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं? ट्रेजरी बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स कौन से होंगे? जिनकी मेच्योरिटी 10 साल या उससे ज्यादा और वो उसे गवर्नमेंट ने इशू किया हो। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वो होते हैं जो कि स्टेट या लोकल गवर्नमेंट ने इशू किए हों, ताकि वो किसी भी फाइनेंशियल पब्लिक प्रोजेक्ट को जो है सस्टेन करा सके या फिर फंड करा सके। दे ऑफन कम विद टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे होते हैं? इशूड बाय कंपनीज विद हाई क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड पॉइंट्स बॉन्ड्स जो होंगे, देखो ये भी दो तरह के हैं कॉर्पोरेट, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, एक है हाई यील्ड। सो हाई यील्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड में क्या फर्क है? जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले होंगे वो होंगे हाई क्रेडिट रेटिंग के साथ, जैसे कि क्रिसिल की AAA, AA+, है ना, A, B+, या इस तरह की ये जो रेटिंग्स होती हैं ये अलग अलग एजेंसीज हमें इशू करती हैं। ठीक है, सो उससे हमें बॉन्ड की क्वालिटी पता चलता है। जैसे ये सबसे सेफ होगा, ये कंपेरेटिवली लेस सेफ है। ठीक है, मगर यहाँ पर यील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर यील्ड कम होगा।
यहाँ पर मान लो अगर 5% है, यहाँ पर 11%, 12% इतना मिल सकता है, बट रिस्क है। सो हाई यील्ड कैसे होता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड होंगे ऑफरिंग लोअर यील्ड। हाई यील्ड जंक बॉन्ड कैसे होंगे, इश्यूड बाय कंपनी विद लोअर क्रेडिट रेटिंग बट ऑफरिंग हायर यील्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं सोवरीन बॉन्ड्स इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स। दे कम विद करेंसी रिस्क इफ नॉट डिनोमिनेटेड इन द इन्वेस्टर्स होम करेंसी। मतलब कि लेट अस से यू आर इन इंडिया, आप यूएस के मार्केट में बॉन्ड खरीद लेते हैं, और समझिए ऐसा हो जाए कि कल को आपके रुपया जो आज 85 है, कल को वो किसी तरह से बूस्ट होकर के 60 हो जाए। सो आपने एक बहुत ही अच्छा अपने रुपये में ऑलरेडी गेन कर लिया, और आपने क्या खरीद रखा है, डॉलर। क्या खरीद रखा है आपने, डॉलर। डॉलर की अब वैल्यू कितनी हो गई, तब थी 85, और लेटर से आपने 8500 रुपये लगाए थे। आज आपको जो आप रेमिनेट कर रहे हो कितना निकले, 6000। सो आपको नुकसान होगा, क्योंकि कंपैरिजन में वो कम हो गया। भले ही वो यील्ड दे रहा है फिर आपको 2% की, मगर उसका आप क्या करोगे, है ना। सो यहाँ पर करेंसी रिस्क होता है, कहाँ, जो हमारे सोवरिन बॉन्ड्स होते हैं। यूरो बॉन्ड्स इशूड बाय इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री और मार्केट इन विच इट इज इशूड, ठीक है। सो इशूड इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब किसी देश में अगर लेट अस से इंडिया ने अगर यूएस के बॉन्ड्स रिलीज कर दे तो वो कहलाएगा यूरो बॉन्ड। मतलब कि जो रिलीज किए जा रहे हैं वो तो उसी देश में रिलीज किए जा रहे हैं, मगर किसी और देश की करेंसी के लिए रिलीज किए जा रहे हैं। अदर टाइप्स कैसे होता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इशूइंग कंपनीज शेयर्स, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आपने बोल दिया कि ठीक है मैं आपके 10 बॉन्ड खरीद रहा हूँ, 10 बॉन्ड पेपर में खरीद रहा हूँ, हर एक बॉन्ड में 1000 शेयर्स है, ठीक है। तो जब आप उसे इशू कराएंगे वापस, अगर आप रिक्लेम कराएंगे तो उसमें आपको हर एक बॉन्ड पेपर के लिए 1000 शेयर मिले, तो आपके पास कितने हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए एट द टाइम जब आप उसे मैच्योरिटी पर लेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं करते, और ये पहले ही सस्ते आते हैं। मतलब लेटेस्ट से अगर इसकी वैल्यू 10,000 की है एक बॉन्ड की, वहां पर आपको मिल जाएगा 9,000, ठीक है। और क्या बोलेगा कि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मगर जब आप इसको मैच्योरिटी पर आएंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। ये होता है जीरो कूपन, ठीक है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैव वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स दैट एडजस्ट पीरियोडिकली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, ठीक है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, हैव वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स दैट एडजस्ट पीरियोडिकली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। सेम मार्केट कंडीशन के हिसाब से इनका जो रेट्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं। सेविंग्स बॉन्ड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। टिपिकली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स एंड लॉन्ग मेच्योरिटी, जैसे एफडी हो गई, वो भी एक तरह की बॉन्ड है, ठीक है। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स जो कि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको रिजस्ट जो है एडजस्ट करके आपको रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स परचेसिंग पावर, ठीक है। लेटेस्ट अगर 6% का बॉन्ड है और वो बोल रहा है कि हम आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2% रिटर्न देंगे, बोले कि चाहे इन्फ्लेशन कुछ भी हो हम आपको 2% एडिशनल रिटर्न देंगे, तो उसमें आप क्या हो गया, 6% आए चाहे फिर वो ना आए, तो आपको आपके 2% से मतलब, ठीक है, आप वहां पर सेव हो जाते हैं, ठीक है। सो आज यही था, और आई होप कि आपको ये हमारा जो आज का डिस्कशन है कुछ फायदेमंद लगा हो। और रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी कि आप नोट्स जरूर बनाइए, रिवाइज कीजिएगा अभी के अभी, और प्री आने वाला है तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और इसके अलावा मैं आपसे यही कोशिश करूँगा कि कंटेंट रोज़ाना लाता रहूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ाना मेरे कंटेंट को जो है कंज्यूम करेंगे और चैनल को ग्रो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।